यूरोपियन यात्रियों के अलावा यूरोपियन कंपनियां स्वयं भारत में मौजूद थी। उनके प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने भी हिंदुओं पर मुस्लिम शासन द्वारा किए गए अत्याचारों को लिखा है, लेकिन वे भारत पर अपने अधिकार को न्यायोचित ठहराने के लिए दूसरा ही कारण बताते थे। वे भारत की हर उपलब्धि को विदेशियों की देन बताते हैं। पहले आर्य आए, भारत को संस्कृत और वेद देकर सभ्य बनाया, लेकिन भारत पिछड़ गया, तो अब हम आए हैं विज्ञान और कानून का राज लेकर। भारतीय पिछड़ी हुई नरजाति है जिसका विकास सफेद जाति की जिम्मेदारी है। ईसाई मिशनरियों के इतिहास लेखन के अपने ही उद्देश्य थे। वे भारत को बर्बरता और पाप की भूमि मानते थे। वे हिंदुओं की नकारात्मक बातों को बढ़ा चढ़ाकर लिखते थे ताकि धर्मांतरण को न्यायोचित ठहराया जा सके। भारत की दृष्टि से इतिहास लिखने की शुरुआत 19वीं सदी में राजेंद्र लाल मित्र, आर.जी. भंडारकर और वी.के. राजवाड़े ने की। 20वीं सदी में इसको आगे बढ़ाया इन्होंने डी.आर. भंडारकर, एस.सी. रायचौधरी, रमेश चंद्र मजुमदार, पी.वी. काणे, ए.एस. अल्तेकर, के.पी. जायसवाल, नीलकंठ शास्त्री, टी.वी. महालिंगम, आर.सी. दत्त तथा आर.के. मुखर्जी। इन्होंने लोगों को बताया कि भारत प्राचीन काल में एक उन्नत सभ्यता था। मध्यकालीन आक्रमणों और उपनिवेशवाद की लूट से उसका विनाश हुआ है। इनको पढ़कर भारत के लोगों में आत्मविश्वास आया और वे स्वतंत्रता की मांग करने लगे। स्वतंत्रता के बाद मार्क्सवादियों ने इनको सांप्रदायिक बताकर शिक्षा से बहिष्कृत करवा दिया, इसलिए आज इनको कोई पढ़ता नहीं है। आज जिनका व्यापक प्रभाव है वे मार्क्सवादी या प्रगतिशील इतिहासकार ये है: डी.डी. कौशाम्बी, आर.एस. शर्मा, रोमिला थापर, इरफान हबीब, सतीश चंद्रा और विपिन चंद्रा। ये विद्वान भारतीय इतिहास की व्याख्या विदेशी सिद्धांतों के आधार पर करते हैं। इन सिद्धांतों को पुष्ट करने के लिए ही तथ्यों का चुनाव करते हैं और मूल स्रोतों का अर्थ करते हैं। मार्क्स का सिद्धांत है कि इतिहास लगातार प्रगतिशील है। प्राचीन काल एक अविकसित काल था, मध्यकाल उससे ज्यादा उन्नत था और आधुनिक काल सबसे अधिक उन्नत है। इस सिद्धांत को सही सिद्ध करने के लिए वे प्राचीन काल की नकारात्मक और मध्यकाल की सकारात्मक छवि बनाने में लगे रहते हैं। उनके अनुसार प्राचीन स्वर्ण युग एक हिंदू कल्पना है। प्रत्यक्ष रूप से प्राचीन स्वर्ण युग को काल्पनिक बताकर अप्रत्यक्ष रूप से वे ये कह रहे हैं: स्त्री शक्ति, राम, बुद्ध और महावीर कोई स्वर्णिम युग का निर्माण नहीं कर पाए। हिंदू, जैन और बौद्ध दर्शन अविकसित आदि मानव की अटकलबाजी है। राम तो काल्पनिक है। मार्क्सवादी सर्वत्र संघर्ष ही देखते हैं। बुद्ध और महावीर ब्राह्मणों के खिलाफ क्षत्रियों के संघर्ष का परिणाम है, लेकिन वे मामूली सुधारक थे क्योंकि स्वर्ण युग तो ला नहीं सके। मार्क्सवादी भौतिकवादी हैं। वे ये मानते हैं कि आध्यात्म में स्वर्ण युग लाने का सामर्थ्य नहीं है। हाँ, स्वर्णिम युग की नींव उन्होंने रखी जिन्होंने नालंदाओं को जलाया, क्योंकि पुरानी चीजों को नष्ट हुए बिना समाज प्रगति नहीं कर सकता। मध्यकालीन विनाश दुखद था, परंतु प्रगति की आवश्यकता थी। मार्क्सवादी परिवर्तन के लिए हिंसा को भी आवश्यक मानते हैं। वे अप्रत्यक्ष रूप से ये कहना चाहते हैं कि मंदिरों का विनाश आवश्यक था, क्योंकि मंदिर सत्ता और शोषण के केंद्र थे। उनमें देवदासी जैसी कुरीतियां थी, पुजारी भ्रष्ट थे, संस्कृत दमन की भाषा थी। हिंदू समाज में वर्ण व्यवस्था का शोषण था। अरबों, तुर्कों और मुगलों के हाथों इन सब का अंत हुआ और एक नए युग की शुरुआत हुई। नए युग में भारतीयों को सिले हुए कपड़े पहनना आया, वरना बेचारे लपेटते थे। भारत को रहट और घोड़े की रकाब मिली।
भवन निर्माण में चूना तथा गुंबज बनाने की तकनीक मिली, वरना सारा स्थान खंबे ही घेर लेते थे। भारत को बिरयानी और हिंदुस्तानी क्लासिकल गायकी मिली। मार्क्सवादियों की माने तो मुस्लिम शासक उदार थे। उन्होंने केवल शुरुआत में मंदिर तोड़े, बाद में नहीं तोड़े। केवल शहरों में मंदिर तोड़े, गांव में नहीं तोड़े। उनका दोष नहीं था। दोष उनका था जो मंदिरों में धन रखते थे। मंदिरों का विनाश धर्म से नहीं, धन के लोभ और राजनीति से प्रेरित था। हिंदू राजा भी मंदिर तोड़ते थे। पर्शियन इतिहासकारों ने सुल्तानों को खुश करने के लिए हिंदुओं के विनाश को बढ़ा चढ़ाकर लिखा है। अंग्रेज इतिहासकारों ने ब्रिटिश शासन को बेहतर बताने के लिए मुस्लिम विनाश को बढ़ा चढ़ाकर लिखा है। प्रोफेसर सतीश चंद्रा बच्चों को समझा रहे हैं कि औरंगजेब तो हालात से मजबूर था, और इसी वाक्य में ये भी कह रहे हैं कि ये हालात उसने खुद पैदा किए थे। इन पुस्तकों को पढ़कर जब लोग अफसर, न्यायाधीश और पत्रकार बनते हैं तो वे आतंकवादियों को हालात से मजबूर भटके हुए नौजवान मानकर छोड़ देना चाहते हैं। संभवतः ऐसी संवेदनहीनता से दुखी होकर प्रोफेसर रूमेल लिखते हैं, आज के आधुनिक व शिक्षित युग में ही हिटलर ने यहूदियों और उससे भी अधिक गैर यहूदियों को मारा, लेकिन स्टालिन और माओ ने तो हिटलर से भी ज्यादा लोगों को मारा। जब मैंने ये जाना कि इन 10 बड़े हत्यारों के अलावा 11 सत्ताएं ऐसी है जिन्होंने दसियों लाख लोगों को मार डाला, तो मेरे पास ये प्रश्न रह गए, इतने सारे पत्रकार, बुद्धिजीवी और विद्वान इतनी हत्याओं के बारे में अज्ञानी क्यों बने हुए हैं? इस पर मीडिया कवरेज कहाँ है? नैतिक आक्रोश कहाँ है? नैतिक आक्रोश तो तब होगा जब चेतना बची हो।